हर इंसान की जर्नी में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो उन्हें उस मुकाम पर लेके जाते हैं जहाँ वह आज खड़े हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी जिनका स्ट्रगल और उनकी जर्नी हम लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। नमस्कार, मैं कृति पुरोहित, इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविस्ट सोसाइटी के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट अंशुमन सक्सेना सर है। आज इस पॉडकास्ट में हम सर की जर्नी और उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे और साथ ही सर न्यू लॉयर्स और यूथ के लिए क्या विजन रखते हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। मैं आईएलएस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए सेलेक्ट करा। और आप यूथ का बहुत अच्छा एक एफर्ट है जिसमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं सबकी जर्नीज और उसको शामिल करते हुए एक्सपीरियंस के माध्यम से यूथ को ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि कैसे वे लीगल प्रोफेशन में अपने आप को स्टैब्लिश करें या आगे बढ़ें। सर, अक्सर हमने सुना है कि एडवोकेट बनना सिर्फ पढ़ाई का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रगल और एक जर्नी होती है। तो क्या आप हमारे लिसनर्स के साथ अपनी वो जर्नी शेयर करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल मेरी जर्नी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए भी एक बड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ रहा कि किस तरीके से मैंने एलएलबी करने के बाद इस प्रोफ़ेशन में एंटर करा और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए आज इस स्थिति तक पहुँचे कि कहीं न कहीं हम एक वकालत को एक अच्छा मुकाम दे पा रहे हैं। सर, आपकी लीगल प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए, लीगल प्रैक्टिस के दौरान चैलेंजेस एज़ लाइक जैसे ही कोई यंग एडवोकेट फील्ड में आता है, तो उसके लिए ये फील्ड बड़ा नया होता है। एब्सोल्युटली कहीं न कहीं ये लगता है कि केसेस किस तरीके से आएँगे, इस फील्ड में कैसे एस्टैब्लिश होएँगे या किस तरीके से हम आगे अपनी वकालत को बढ़ाएँगे। वो चैलेंजेस मेरे साथ भी रहे क्योंकि 2 तरीके के लॉयर्स हम जब डिस्कशन में बात आती है तो हम करते हैं। एक कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर और एक लॉयर्स जो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दोनों के लिए ही बड़े अपने-अपने इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं कि वो दोनों इस प्रोफ़ेशन में कैसे एस्टैब्लिश हों। लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन और फर्स्ट जनरेशन लॉयर रहा। तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि इस वकालत की फ़ील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करना। और मैंने दोनों तरीके के गोल डिसाइड करे थे एलएलबी करने के बाद, या तो जुडिशियल सर्विसेज़ में जाना है और या फिर मुझे वकालत के प्रोफ़ेशन में अच्छी से अच्छी वकालत करनी है। जुडिशियल प्रोफ़ेशन में जाने के लिए मैंने अपनी पूरा जी-तोड़ मेहनत करी और 2003-4 जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, तो मैं इंटरव्यू तक सेलेक्ट भी हुआ। इंटरव्यू में भी उसके बाद मैं वेटिंग लिस्ट में हमारा कहीं न कहीं नंबर था और सिलेक्शन होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ थी। लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने वकालत के फ़ील्ड को फिर आगे कंटिन्यू उसी तरीके से चूज़ करते हुए आगे बढ़े और उसमें अपनी पूरी मेहनत डाली। और मेहनत के साथ-साथ चैलेंजेज़ की जो बात आपने कही है, वो चैलेंजेज़ हमने हर तरीके से फ़ेस किए। कुछ-कुछ इश्यूज़ हमारे सामने शुरू में जब आए, तो हमने उनको बहुत डेडिकेटेडली उनको करा, डेडिकेटेडली उन पे मेहनत करी। उसके सहारे से हमने कहीं न कहीं वकालत को अपना आगे बढ़ाया। सर, सबके करियर में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो आपके लीगल करियर में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया हो? देखिए, मेरे करियर में जब बात करें तो करियर जहाँ से शुरू होने लगता है, वहीं से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैं घर में छोटा था, मैं फैमिली सर्कमस्टांसेस में, तो समहाउ एकदम से ऑल ऑफ सडन सब कुछ बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें चलती रही। तो 97 में मेरी मदर कैंसर से एक्सपायर हुई। ओके। उसके बाद एकदम से मेरा पूरा लाइफ का जो लाइफ स्पैन है वो चेंज हुआ और मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में कहीं न कहीं जाऊँ। तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ बहुत गहराई से हुई और उस पर लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण फिर मैंने काम करना शुरू करा और उसी के चलते मैंने एलएलबी में अपना एडमिशन लिया, क्योंकि शायद यही था, जैसा मैंने आपको बताया, कि भाई जितने आपके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आप चूज कर सकते हैं, उसमें मुझे यही अच्छा लगा कि मैं एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। सिविल सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे। तो वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में था। उसके बाद से विद ऑल सिंसियरिटी स्टडीज़ को जितना गहराई से जितना उससे कर सकते हैं वो करी। आरजेएस की प्रिपरेशन भी हमने बहुत डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करी और मैंने शुरू से अपना एक ये टारगेट रखा कि कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हुँ। तो मैंने हमेशा पढ़ाई जो करी वो बिल्कुल एलोबरेटिव वे में करी। वेयर एक्ट्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं तो उनको पूरा-पूरा पढ़ा और उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं आज ये फ़ील करता हूँ कि वो जो मैंने एलोबरेटेड स्टडी करी, वो मेरे को कहीं न कहीं आज बहुत हेल्पफुल है और प्रोफ़ेशन में मेरे लिए बड़ी यूज़फुल है।
ओके सर। सर, आपने इतने केसेस, इतने मैटर्स देखे हैं, तो अभी तक में कोई ऐसा केस या आपका कोई ऐसा मैटर जो आपके लिए बहुत ही यादगार अनुभव रहा हो? देखिए, जब इनिशियली मैंने आपको बताया, जब वकालत में जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ समहाउ ड्यूरिंग द ईयर 2006 के आसपास की मैं आपको बात कहूँ, तो जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होते हैं वकालत में, तो आपको वाक़ई में एक ऐसी स्टेजेस पे आप खड़े होते हैं जब आपको लगता है कि अब कैसे, क्या हुँ, और कैसे एस्टैब्लिश होंगे। उसी फ़ेज़ में कहीं न कहीं कुछ लीगल इश्यूज़ जो हैं, इम्पोर्टेंट इश्यू मेरे सामने आए, और वो प्रिज़न से रिलेटेड थे, प्रिज़न रिफ़ॉर्म से रिलेटेड थे, और उन इश्यूज़ को मैंने इतना डेडिकेटेडली किया या उन उस पे इतना ज़्यादा वर्क करा, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए बड़ा सक्सेस स्टोन साबित हुए। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक ओपन एयर जेल से रिलेटेड मैटर था, कि हुँ, एक इश्यू था कि राजस्थान में ओपन एयर जेल्स तो हैं, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं से मुझे एक चीज़ पकड़ में आई कि ये हर डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन जेल्स होनी चाहिए। हाँ, तो वो समहाउ कहीं न कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से मेरे को पढ़ते-पढ़ते एक चीज़ लगी हाथ, तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू करा। ऑन दैट एस्पेक्ट आई फाइल्ड द पिटीशन आल्सो, और उसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी जाके कहीं न कहीं उसमें इंस्पेक्ट करे, और उसकी सहायता से फिर मैंने उन केस को आर्ग्यू करा। तो समहाउ वो केस कहीं न कहीं पॉज़िटिव मेरे लिए रहा, और उसमें हर जिले में ओपन जेल्स खोली जाएँ, ये ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने करे। तो वो ऑब्वियसली पूरी प्रिज़न पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करते थे, तो मेरे लिए बड़े यूज़फुल रहे। उसी कड़ी में मैं और 2-3 मैटर्स करता रहा। एक रूल्स चैलेंज का मैटर था, शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस का, कि शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस में कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स बना दिए गए थे। अब जब रूल्स चैलेंज करने की बात आती है, तो पैरामीटर्स दिमाग में नहीं थे, क्योंकि इनिशियल स्टेज थी। तो मैंने उसपे बहुत ज़्यादा स्टडी करी, कम से कम 15 दिन बिल्कुल डेडिकेटेडली मैंने रूल्स चैलेंज के पैरामीटर्स ढूँढने में लगाए। उसी फ़ेज़ में मैंने ग्राउंड्स ढूँढे, उन ग्राउंड्स को इनकॉर्पोरेट करता गया। लेकिन वो जो पिटीशन मैंने तैयार करी, वो पिटीशन मेरे लिए मतलब जीवन की यादगार पिटीशन हमेशा रहती है। क्योंकि जब भी हुँ, मुझे कहीं रूल्स चैलेंज की बात आती है, या कहीं भी मुझे कहीं उसमें आता है, तो मैं ऑब्वियसली उस जो प्रिपरेशन को हमेशा अपनी उसमें काम में लेता हूँ, और उन ग्राउंड्स को आज भी कहीं न कहीं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तो उसपे ये इनिशियल फ़ेज़ था, जब उस उन इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमने उन चीज़ों को करा। उसी तरीके से मैं इसी पॉइंट पे ही ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट लीगल इश्यूज़ आते हैं, उस पर आप डेडिकेटेडली वर्क करिए। कौन-सा लीगल इश्यू आएगा किसी को पता नहीं होता। लेकिन डेडिकेटेडली जब हम उस पे वर्क करेंगे, तो सर्टेनली आपके लिए सफलता कहीं न कहीं निश्चित लिखी होगी। तो ये मैं आपको शेयर मैंने करा है आपसे। किस तरीके से आपको जहाँ कोई पॉइंट, लीगल पॉइंट आपको ऐसा मिला, उस पे आपने रिसर्च करी और आपने उसको आगे बढ़े, तो वो आपके लिए यूज़फुल। ओके। सर, एक दौरान आया था जब आप जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे और उसके बाद आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे। तो आपने उस टाइम पे क्या सीखा? क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ये सब मेरे लिए एक बड़ा कोइंसिडेंस था। समहाउ जॉइंट सेक्रेटरी की बात कहूँ, 2008 में, 2001 में मेरा एनरोलमेंट है, 2008 में मैंने जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर का कंटेस्ट करा। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कभी सोचता नहीं था कि मुझे इलेक्शन में कभी फाइट करना है। क्योंकि शुरू से ही इस तरीके से स्टूडियस वे में रहे, और कैरियरिस्टिक को उसको ही प्रधानता दी। बट सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से 2008 में जॉइंट सेक्रेटरी बने। जॉइंट सेक्रेटरी बनते हुए भी हमने उस समय हमारे टेन्योर में माधव मित्र शर्मा जी प्रेज़िडेंट थे, और भगवत सिंह राजावत जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो उन लोगों ने हमको काफ़ी सहयोग दिया। तो उनकी सहायता से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स एडवोकेट्स के लिए लिए, और डायरेक्टरी भी उस समय हमने वहाँ पे पब्लिश की थी, तो उनमें रात-दिन लग के वो कहीं न कहीं चीज़ें इनिशिएट करी। मार्टियर्स पे हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन उस समय ऑर्गेनाइज़ करा था, क्योंकि वो शहीदों से रिलेटेड, तो वो बड़ा हमारा सक्सेसफुल था। फिर एक समहाउ काफ़ी स्पैन ऑफ टाइम के बाद में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट करी, जनरल सेक्रेटरी बने। तो जिस समय जनरल सेक्रेटरी बने, वो ईश्वरीय कृपा से, या जो भी हम कहेंगे, एक बहुत टफ टाइम हमारे लिए था, क्योंकि वो कोविड-19 का पीरियड हमारे जनरल सेक्रेटरी बनने के तुरंत बाद ही शुरू हुआ। ओके। उस समय प्रेज़िडेंट महेंद्र शांडिल्य जी थे, और हुँ, वाइस प्रेज़िडेंट शशांक अग्रवाल, सारिका चौधरी जी, जॉइंट सेक्रेटरी मान सिंह मीणा जी थे, और सारी हमारी एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी थी। तो वो पीरियड हमारे लिए बड़ा टफ था। लेकिन समहाउ लोगों ने ये कहा कि ये तो आपका पीरियड तो इसमें खराब हो गया कोविड में। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे लिए अलग तरीके की ब्लेसिंग्स थी। ईश्वर ने हमको एक ऐसा मौका दिया था कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें।
और उसी दौरान फिर हमने जितना स्ट्रगलिंग करके बहुत सारे इश्यूज पे लगातार कोविड पीरियड में बिना किसी बात की परवाह करे हुए हम लोग डे टू डे हाई कोर्ट में मौजूद रह के जितने भी इश्यूज होते थे उन सब चीज़ों को हम बड़ा इफेक्टिवली करते। सर, उस दौरान आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे, बट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमेशा के लिए यादगार रहे हों? देखिए, मैं शेयर करना चाहूँगा कि पूरी सर्कमस्टांसेस को समझते हुए, कोविड सर्कमस्टांसेस को समझते हुए, हमें जो बात इम्पोर्टेंट लगी, वो ये थी कि कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ कोविड में सब जगह चालू थी। इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ गवर्नमेंट के पार्ट पे भी सब जगह रन कर रही थी। कोई भी जैसा गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, वो हर पार्ट पे वर्क कर रहे थे। उसी को समझते हुए हमने सोचा कि लीगल सिस्टम इज़ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। तो कहीं न कहीं हमें लगा कि कोर्ट्स बंद नहीं होनी चाहिए, कोर्ट्स चलनी चाहिए। उस वे में हम लोगों ने अपने इनिशिएटिव्स हमेशा पॉजिटिव रखते हुए हमने कोशिश करी कि कोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा चलें। बहुत सारे चैलेंजेस भी फ़ील करे, बहुत सारे अपोज़िशंस भी हमने उस समय फ़ील करे कि कोविड में तो बंद ही रहना चाहिए सब कुछ। लेकिन हमें लगता था कि एज़ वेल एज़ लिटिगेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके लीगल केसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, यूथ लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए उनकी ब्रेड एंड बटर भी उतना ही आवश्यक है। तो उसके चलते हमने एक कि लीगल केसेस में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग हो सकती है उसके लिए हम रिक्वेस्ट हमेशा करते रहे। और इस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री इंद्रजीत महंती साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हमेशा उन्होंने बार की बात को एड्रेस करा, बार की बात को सुना और सुनते हुए उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा। तो वर्क कल्चर इस तरीके से डेवलप हुआ कि शुरू में एक ऑनरेबल कोर्ट के सामने 25 केसेस लगते थे और वो बढ़ते बढ़ते पूरे कोविड पीरियड में हर ऑनरेबल कोर्ट कहीं ना कहीं 100 मैटर्स को डील कर रही थी। इट वाज आल्सो हाईली अप्रिशिएटेड एट द नेशनल लेवल आल्सो। उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था राजस्थान के एफर्ट्स को कि इतने केसेस लिस्टिंग हुई है और वर्किंग बहुत स्मूथली चली है। तो ये तो एक लीगल एस्पेक्ट हुआ। बहुत छोटी छोटी सी बातें उनको मैं इस लेवल से शेयर करूं कि हमने ये किया वो किया, वो अपने आप में कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। मेडिकल एड के लिए ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया हाई हाई लेवल पे एक बहुत बड़ी कमेटी बनी हुई थी हमारे, और एडवोकेट के परिवार से जुड़ी हुई कोई लीगल इशू हो और चाहे मेडिकल इशू, तो मेडिकल इशू में भी हमको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे और पूरी हाईकोर्ट प्रशासन की पूरी मदद थी कि आप जितनी आप मदद कर सकते हैं आप उतनी मदद एडवोकेट और एडवोकेट के परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के लिए कोविड-19 के लिए करें। तो वो सब हमने इफेक्टिवली करा। सर, आपकी इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आपके फैमिली, फ्रेंड्स या फिर आपके मेंटर? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा आपने टिपिकल क्वेश्चन मेरे सामने रखा है, क्योंकि जैसे ही आप तीनों एस्पेक्ट के बारे में बोलते हैं तो फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर, तीनों का अपने आप पूरे इस जर्नी में बहुत बड़ा योगदान और रोल होता है। ऑब्वियसली फैमिली की बात करें तो पेरेंट्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके संस्कार, उसी के चलते हुए हम लोग अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं पूरा कर पाते हैं। फ्रेंड्स आपकी पूरी जर्नी में एक बहुत महती भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स के बारे में बात करूं तो शायद मेरे लिए एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा कि मैं कौन से फ्रेंड्स के लिए बोलूं, किसके लिए ना बोलूं। तो मेरे जितने भी कनेक्टेड फ्रेंड्स रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मेरे लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है। मेंटर जो है वो आपके लीगल फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं, तो लीगल फील्ड तक आने से पहले, एलएलबी से पहले भी मेरे जो गुरु रहे उन्होंने मेरे को हमेशा सदा अपना आशीर्वाद दिया और अपने बेस्ट स्किल्स से मेरे को ग्रूमिंग करने की कोशिश करी। और जब मैं एलएलबी के फील्ड से पास आउट करने के बाद जब प्रोफेशन में आया, तो वो मेंटर्स मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। और उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी वकालत में 2001 में, मैंने एलएलबी पास आउट करने के बाद सबसे पहले सेशन कोर्ट को ज्वाइन करा। सेशन कोर्ट में जब ज्वाइन करा तो सबसे पहले मैंने मेरे गुरु इंद्रदयाल शर्मा साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन भी करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया और इस लेवल पे उन्होंने मेरी ग्रूमिंग करी कि वो आज तक मेरे लिए एक तरीके से एक एनरिचमेंट हो रहा है। उसी के सहारे से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब हमने सेशन कोर्ट में जब वकालत शुरू करी तो उन्होंने हमें सिखाया कि फाइल को किस तरीके से आपको रीड आउट करना पड़ता है, कि आपको पूरी फाइल्स में कौन-कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं या पूरी फाइल इम्पोर्टेंट होती है, तो उन्होंने हमें एक-एक कोना पढ़ना सिखाया फाइल का, जो आज हमारे
कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हम उसको आज भी यूज़ करते हैं। जब भी आज मेरे पास कोई फाइल आती है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसकी में से एक भी पेपर ऐसा अनटच नहीं रहे, और उसी से कहीं ना कहीं उस केस का बैकग्राउंड बना के उसको अच्छे से फाइट करने की उसमें रहते हैं। उसके बाद मैं समाउ मेरा कहीं न कहीं जब सेशंस कोर्ट में ही वकालत जब हम कर रहे थे, उसी समय मैंने जुडिशियल सर्विसेज में भी अपना एग्ज़ामिनेशन दिए। उसमें मैं आरजेएस में 2003-4 बैच में मैं वेटिंग लिस्ट में भी रहा। तो वो अ, करते-करते फिर हमने हाई कोर्ट जॉइन करा। हाई कोर्ट में मेरे गुरु रहे ऑनरेबल जस्टिस आर.एस. चौहान सर। उन्होंने भी मेरे को हाई कोर्ट में इस तरीके से अपनी असिस्टेंस मेरे को उन्होंने इतना ग्रूमिंग कराया, उन्होंने मेरे को इतनी शिक्षा दी कि उसके सहारे से मैं कहीं न कहीं हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश हो पाया। और उनके बाद कुछ समय मैंने दिनेश यादव साहब को भी जॉइन करा। उन्होंने भी मेरे को हाई कोर्ट में वकालत में बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा है। सर, इन योर आइज बार के लिए और एसोसिएशन के लिए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि आनी ही चाहिए? हाँ, बिल्कुल ये एब्सोल्यूटली मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ कि बार के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज यूथ को देना चाहूँगा कि बार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यूथ हमारा आता है, जो यंगस्टर्स हमारे आते हैं, उनको सबसे पहले ये समझाने और समझने दोनों की ज़रूरत है कि बार एसोसिएशन का अपने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट योगदान है, या आपके पर्सनल लाइफ में भी कितना, प्रोफेशनल लाइफ में भी कितना योगदान है, उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा यूथ कहीं न कहीं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से एनरोलमेंट होके और प्रैक्टिस चालू करता है। लेकिन समहाउ या तो कोई बता नहीं पाता है या वो खुद समझ नहीं पाते हैं कि बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों लेनी चाहिए। समहाउ इसको वोट से जोड़ा जाता है हमेशा कि बार एसोसिएशन फॉर ओनली फॉर कास्टिंग वोट। मैं इस चीज़ के हमेशा खिलाफ रहता हूँ कि यूथ को ये समझना चाहिए कि आप कॉरिडोर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आप वकालत कर रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट द मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन। जबकि बार एसोसिएशन की मेंबरशिप आपकी पर्सनल लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा तो उस समय मैंने इस चीज़ को बहुत पर्सनली फील करा कि लोग आते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने आते हैं, उनको किसी कॉरपोरेशन में सर्विस के लिए जाना है या उनको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सर हमारा एनरोलमेंट तो सो एंड सो ईयर का है, लेकिन वी टुक द मेंबरशिप है वो हमने लेटर पार्ट से ली। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, हम फॉर अस ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं हम उनको फिर वो सर्टिफिकेट जो है वो उस डेट से नहीं दे पाते जहाँ से उनका एनरोलमेंट है, जहाँ से वो एक्चुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन केवल कमी कहाँ पर है कि उन्होंने वो मेंबरशिप नहीं ली। तो उनको मेंबरशिप बहुत इनिशियल लेवल पे लेनी चाहिए। वो बार को भी स्ट्रेंथन करती है, उनके खुद के पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि वो बार की इंपॉर्टेंस समझे। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज भी जब हम हो जाते हैं तब भी बार एसोसिएशन हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा रहता है। तब भी हम ये फील करते हैं कि दे आर नॉट द मेंबर ऑफ बार, बट बार इज स्टिल देयर फॉर देम, फॉर दैम। for them, for their safer side Yes, or whatever it is. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एस्पेक्ट फॉर बार की स्ट्रेंथन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक हमारे सीनियर्स जो है, रेस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी बार को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो कि हम थोड़ा सा लैकिंग फील करते हैं। क्योंकि पहले हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में समाउ कहीं ना कहीं 5 से 7 रेस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स होते थे, वो एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट होते थे या उनको रखा जाता था। तो वो एक बार को बड़ा मजबूती, बार एसोसिएशन को बहुत मजबूती देते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं हम लैकिंग फील करते हैं कि रेस्पेक्टेड सीनियर्स का हमारे जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम होता जाए। तो बार की स्ट्रेंथन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी प्रोफेशनलिज्म जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी बार एसोसिएशन भी मजबूत होगी। और सर, जब भी कोई न्यू लॉयर, कोई भी यूथ कोर्ट के अंदर आता है तो वो उसके लिए कॉन्फिडेंट भी होता है और नर्वस भी होता है। तो आप उस चीज़ के लिए हमें क्या टिप्स देना प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं उसको मेरे से भी जोड़ना चाहूँगा कहीं न कहीं, जो आपने कही वो बहुत राइट पर्सपेक्टिव में है कि कोई यूथ जब एक कॉरिडोर में एंटर करता है, इनिशियल लेवल पे वकालत शुरू करता है, तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को स्टार्ट करे या अपने करियर को किस वे में देखे कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, और कैसे कंफर्टेबल हो कोर्ट में। उस बात के लिए हम भी जब कोर्ट में जो जॉइन करा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो हमारे लिए भी बड़ा एकदम से डार्क सा लगता था कि क्या करना है। समहाउ हम कोर्ट कैंपस के अंदर जाके हमने चीज़ें सीखनी शुरू करी।
तो सीखने में मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ कि कोर्ट के सामने जब फर्स्ट या सेकंड टाइम जब खड़े होते हैं, तो कितना भी एफिशिएंट या कितने भी कॉन्फिडेंट पर्सन हो, उसको एक हेजिटेशन ऑब्वियसली लगता है। बिल्कुल। तो मेरे लाइफ का भी एक एग्जांपल है, जब मुझे पहली बार एडजॉर्नमेंट सीख करना था, तो मैंने एक इंग्लिश में सेंटेंस होता है, माय लॉर्ड दिस मे काइंडली बी एडजॉर्न, तो उसको मैंने अपने अंदर 100 बार मन में गहरा दोहराया था, एंड देन आई अपीयर्ड एंड देन आई टुक द एडजॉर्नमेंट। सो एज लाइक दिस, बट आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपीयर होते रहते हैं और आप कंटिन्यूस कोर्ट को फेस करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को फेस करते हैं, तो वो चीजें फिर आपके लिए आसान होती चली जाती है। उस कड़ी में मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम कोर्ट ज्वाइन करते हैं, तो हमारा फोकस अपने जो सीनियर्स के केसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको डील करते हुए मैक्सिमम टाइम हमको कोर्ट रूम्स में देना चाहिए। मैक्सिमम टाइम हम कोर्ट रूम्स में रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में आप इतनी चीजें लर्निंग आपके लिए होती है कि वहीं बैठे बैठे आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं कि किस तरीके की एप्लीकेशंस लगती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे किए जाते हैं, जिसे कि कोर्ट क्राफ्ट नाम दिया जाता है, अपन जानते हैं। तो कोर्ट क्राफ्ट सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनिशियल लेवल पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम कोर्ट रूम्स के अंदर स्पेंड करें, ना कि कॉरिडोर्स में अपना टाइम स्पेंड करें कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स रोस्टर वाइज होती हैं, उनमें आप बैठ के अपना लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाएं। चैलेंजेस और स्टैब्लिश होने की बात ये कि अपॉर्चुनिटीज की जब बात आती है, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा मानना हमेशा ये है कि अपॉर्चुनिटीज में कोई ना तो कमी है ना ही कोई लैकिंग। सर्टेन है, निश्चित है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी ऑनेस्टली। ऑनेस्टी आप पे डिपेंड करती है कि उस प्रोफेशन में आपने कितनी मेहनत करी है या कितना आपने उसमें लर्निंग करा है, कितना आपने उस पर वर्क करा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट आता ही नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज ना हो। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, आपको उसको ग्रैब करना होता है, उस पर आपको वर्क करना पड़ता होता है, और फिर किस तरीके से केसेस आपके आगे निकलते हैं आप मतलब समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे कि हमारे पास एक केस आ गया, अब नेक्स्ट केस कहाँ से आएगा। तो ऐसा ही होता था, बस ईश्वरीय कृपा ही हम उसको कहीं ना कहीं कहते हैं, आज सबका आशीर्वाद कहते हैं कि वो एक केस आया, उसके बाद दूसरा केस अपने आप आ रहा है, 2 से 4 आ रहे हैं, 4 से 8 आ रहे हैं, ऐसे करके कब मल्टीपल हो जाते हैं वो पता। सर एक मेरा आपसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि हम जो अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, उसमें और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है कोर्ट के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये हम लोगों ने फील भी किया और जो कि होता भी है। तो आप उस पर अपनी क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए ये बात आपकी सही है, जो आप कह रहे हैं एकेडमिक्स और प्रोफेशनल वाली बात कर रहे हैं कि अब जो हमने एकेडमिक्स में पढ़ा और प्रोफेशनल लाइफ में जो हम देखते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, और हमारे टाइम पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। मैं आई कैन कन्फेस और एक्सेप्ट अबाउट दैट कि जब हम पढ़ के बाहर निकले तो शायद हम नहीं समझ सकते थे कि हमें केसेस कैसे डील करने हैं। बट इस चीज़ को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया है इंटर्नशिप के माध्यम से। अब आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी इंटर्नशिप सब लोग कर रहे हैं। अगर उस इंटर्नशिप वाले प्रोसीजर को थोड़ा सा या तो सीरियसली लिया जाए या बाइंडिंग नेचर को थोड़ा सा इस तरीके का बनाया जाए कि इंटर्नशिप को यदि हम प्रॉपरली फॉलो करें, तो बहुत हद तक आपको एक तो इंटरेक्टिव होगा और आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा जब आप एकेडमिक्स करके प्रोफेशनल लाइफ में आए। बट इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नाम मात्र की इंटर्नशिप करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली तो सर। उस स्थिति में चाहिए ये कि उनको ये समझना है कि ये इंटर्नशिप खाली अपने मार्क्स गेन करने के लिए नहीं है या अपने डिग्री को कंप्लीट करने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द फर्दर प्रोफेशनल लाइफ। तो उसमें जब इंटर्नशिप वो कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप में वो टास्क को ग्रैब करें, ले जबरदस्ती ले और उस पर वर्क करें, तो दैट विल बी कंट्रीब्यूट इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। सो ड्यूरिंग 5 years, ड्यूरिंग 3 years, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप को किस तरीके से कर रहे हैं। बाकी आप प्रोफेशन में जैसे कहीं ना कहीं आप प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो एग्जैक्टली आप कनेक्ट कर पाते हैं। जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, उनको प्रोसीजरल पार्ट से जब कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है यदि आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इंटर्नशिप के दौरान ढंग से फॉलो करें। चाहे आप कम केसेस करें, चाहे एक ही केस करें, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 केसेस, आप एक ही या 2 केसेस पे मेहनत करिए। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर आपके फर्दर प्रोफेशनल लाइफ। सर आफ्टर ऑल विच मीन्स कि इंटर्नशिप्स करना यूथ के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। Yeah, yes, it is mandatory as well as I can say it is necessary. It ओके must be, सर। ओके। but must be followed in a very honest manner. I can say. ओके सर। सर अभी हम आपसे चैलेंजेस, स्ट्रगल इन सब के ऊपर बात कर रहे थे।
तो सर जब कोई भी वुमेन एंटर होती है कोर्ट के अंदर तो उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल्स वो काफ़ी स्ट्रगल फेस करती है, तो आप उसके ऊपर हमें क्या टिप्स देना प्रेफ़र करेंगे? ये बात क्वेश्चन आपका बिल्कुल कहीं किसी हद तक सही है कि वुमेन्स को एक बहुत डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अभी के सिनेरियो में जैसे जो हम देख रहे हैं, तो वुमेन्स एडवोकेट्स भी बहुत भारी संख्या में कोर्ट के अंदर आई हैं और उनको यस भी सर। इस प्रोफ़ेशन से बड़ा इंटरेक्शन हुआ है कहीं न कहीं और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी वो लोग अपने पार्ट पे कर रही हैं। तो समहाउ कहीं न कहीं चैलेंजेस जो आते हैं वो ये है कि उनको ये लगता है कि हम लोग अगर प्रैक्टिसिंग उसमें एस्टैब्लिश होते हैं और कल को मान लीजिए फिर हमें कहीं यहाँ से स्विच करना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं मतलब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि देखिए अब जिस सिनेरियो में या जिस स्पैन में हम लोग चल रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी वुमेन एडवोकेट्स को फ़ील करनी चाहिए। उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखते हुए और अपनी प्रैक्टिस को अब किसी भी साइट पे चाहे तो वो अपने कॉरिडोर्स में है या ऑफिसेज में है उसको एफिशिएंटली उनको रन करने की अपॉर्चुनिटीज लीगल फील्ड में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और समहाउ ऑनलाइन जब से ये ऑनलाइन मोड चालू हुआ है या ई कोर्ट्स के माध्यम से भी सारी फैसिलिटीज चालू हुई हैं तो बड़ा ही आसान हो गया है कि आप अपने ऑफिसेज़ से बैठ के भी या अपने घर से बैठ के भी या अपने प्रोफ़ेशनल प्लेसेस पे भी किसी भी तरीके से ब दोनों मोड्स के अंदर अपने आर्गुमेंट्स को कर पाएँ या अपने केसेस को डील कर पाएँ। तो प्रैक्टिसिंग एरिया में, ड्राफ्टिंग एरिया में चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरीके से यूथ हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, उस हमें नहीं लगता कहीं भी कि वुमेन्स भी कोई परेशानी फेस कर रही हैं या क्योंकि समहाउ कहीं न कहीं दे आर रेडी फॉर दैट कि हमें इस फील्ड में नए आयाम स्थापित करने। सर अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है जिसमें कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है। तो इतनी स्ट्रगल्स के बाद एक और स्ट्रगल होना ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आप इसके ऊपर क्या टिप्स देंगे? देखिए, ये समहाउ बड़ा बर्निंग क्वेश्चन इस समय और यूथ इस पर जो इनिशियली जिन्होंने एलएलबी पास करा है या 5 इयर्स लॉ करा है या 3 इयर्स लॉ करा है, दे आर वेरी एंशियस अबाउट दैट उनको बड़ा चिंतित सा फील कर रहे हैं, उन्होंने इतनी प्रिपरेशंस करी हैं, दे वर रेडी टू फेस एग्जामिनेशन इमीडिएटली एग्ज़ैक्टली आफ्टर सर। डूइंग द स्टडीज बट समहाउ ओवरऑल सिस्टम में देखें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको मैं कहीं ना कहीं समहाउ कनेक्ट करता हूँ और यूथ को कन्विंस भी करता हूँ जब भी मेरे पास आते हैं और वो लोग बड़े डिससेटिस्फाइड से लगते हैं उनको लगता है कि सर व्हाट इज दिस वी आर रेडी बट वी आर नॉट हुँ। वी कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन तो वर्ड जस्टिस जो शब्द है ये मेरी नज़र में जस्टिस शब्द एक इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इतना बड़ा एक वर्ड है कि उसके लिए समाउ पर्सन शुड बी एफिशिएंट इन बोथ द एस्पेक्ट एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल यस सर। समाउ आप दिन रात पढ़ के इट्स वेरी आई कैन नॉट से वेरी इजी बिकॉज वेरी बहुत टफ होता है कि किसी व्यक्ति के लिए पढ़ के एग्जाम पास करना बट एकेडमिक साइड पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके और करके एग्जाम पास कर पाते हैं दैट्स गुड फॉर ऑल बट समहाउ इट इज जो भी फील्ड है या जो हमारी जस्टिस की परिभाषा के अंदर जो चीज़ आती है उसके लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक आप कोड की वर्किंग से कोड की जो कंटिन्यूअस फंक्शनिंग है उससे आप अवेयर नहीं होंगे अपनी सराउंडिंग और सोसाइटल सराउंडिंग से आप अवेयर नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है आपको जस्टिस डिलीवर करना इस सेंस में पूरे लार्जर सोशल इंटरेस्ट में हम देखें सामाजिक इंटरेस्ट में हम देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी असेंशियल इससे होपलेस नहीं होना है इसको फेस करते हुए और आगे बढ़ना है और जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में किसी चीज को करते हुए और एकेडमिक्स पर कमांड करते हुए जब आप जज की या मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे जाके बैठते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक एक्सट्रीम होता है और आप सोसाइटी को एक बहुत अच्छे लेवल तक सर्व कर पाते हैं तो इसलिए इस चीज को कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में लेने की जरूरत नहीं है टाइम स्पेंड जाने की बात है तो एक एग्जांपल मैं हल्का आपको देना चाहूंगा मेडिकल फील्ड में भी देना चाहूंगा हुँ। मेडिकल फील्ड में भी एक बहुत 5 इयर्स की वो करने के बाद एमबीबीएस करके स्टूडेंट्स निकलते हैं हाँ। बट देन दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेशलाइजेशन देयर आफ्टर आप अगर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए उसमें तो आपको 3 साल 4 साल और स्पेंड करने पड़ते हैं तो ये सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कितनी एफिशिएंसी लेवल रिक्वायर्ड है उसी के चलते समाउ ये हुआ है इसको पॉजिटिव मैनर में लेते हुए इस पर प्रैक्टिसिंग उसको करते हुए अपने एकेडमिक्स को कंटिन्यू करते हुए यू शुड गो टू इन द जुडिशियल सर्विसेज
बट सर स्टिल बीइंग अ गर्ल अकॉर्डिंग टू माय पीओवी ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो गई है, क्योंकि स्टेट लाइक राजस्थान यहाँ पे तो लड़कियों को 5 साल का कोर्स करा दिया, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिस करा दी, 8 years ऑफ स्ट्रगल, और उसके बाद तो यही बोलेंगे कि अब शादी करो। देखिए, तो आई टोटली डिसएग्री विद योर क्वेश्चन एंड योर कंसेप्शन व्हिच यू आर सेइंग कि अगर ऐसा होगा, शादी होगी तो हमें कोई आरजेएस नहीं कराने देगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ और मैं बहुत कंपेयर भी करता हूँ इस चीज को। जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विसेज या जुडिशियल सर्विसेज में जाने की बात करते हैं या उसके लिए कंटेस्ट करते हैं, तो हमारे पूरे राजस्थान के इवन ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे तो पूरी कायनात उनको तैयारी और मेहनत कराने के लिए तैयार रहती है। हाँ, एंड यू कैन कनेक्ट फ्रॉम द वेरी ऑन द वेरी एस्पेक्ट ऑफ दैट। अगर मान लीजिए कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए पूरा सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका समाउ कहीं ना कहीं मुझे रिलेवेंट लगता है कि आप कहते हैं कि शादी के बाद आरजेएस की तैयारी करने के लिए आपको कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आप अपनी डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा डिटर्मिनेशन है तो आप उन फैमिली सर्कमस्टांसेस में रहते हुए अपनी किसी भी लेवल पे जुडिशियल सर्विसेज हो, आरएएस हो, पुलिस सर्विसेज हो, यू कैन एब्सोल्युटली गो देयर। सर आपने जो भी अभी कहा, वी नो दैट कि आजकल लड़कियां काफ़ी बोल्ड होने लगी है, बट स्टिल वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टास्क है कोर्ट के अंदर। तो ऑन दैट व्हाट यू विल से? देखिए, सभी तरीके के मेजर्स वुमेन सेफ्टी के लिए लिए जा रहे हैं समहाउ एट द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस चीज़ की पूरी केयर करता है और समहाउ अपने आप में इन सेल्फ और बार एसोसिएशंस भी उसके लिए पूरे असिस्टेंस यस। प्रोवाइड कराती हैं। रूल्स गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही। जैसे आपको पता है वो सभी सेक्टर के लिए, चाहे हम वुमेन आर एट कोर्ट्स एंड वुमेन आर एट अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विशाखा गाइडलाइंस के बाद जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाली जो गाइडलाइंस थी, वो रूल्स थी, वो यस सब सर। जगह प्रिवेल करती हैं। और वुमेन्स इटसेल्फ भी अपने आप में ग्रुपिंग करके भी उस चीज को कहीं ना कहीं सेफ रखती हैं। तो हाँ। ऐसे इश्यूज अब बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा ठीक है, सब लोगों का इसमें कलेक्टिव एस्पेक्ट पे ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। यस लेकिन सर। वुमेन्स अपने आप में वेल एफिशिएंट हैं और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसे मुकाम और आयाम पर है कि किसी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी फील करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। सर एडवोकेट्स की लाइफ तो फुल ऑफ स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है, तो इस दौरान आपको क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मैं शुरू से कहीं न कहीं मेरा जो लाइफ़ जर्नी में मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ और शुरू से खेलता रहा हूँ और शुरू के जो अर्ली पार्ट्स हैं उनमें तो मैं इतना खेला हूँ जिसमें मैं कहीं न कहीं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है एकेडमिक्स को भी थोड़ा बहुत अफ़ेक्ट कहीं न कहीं करा होगा। बट मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो हमारा लाइफ़ का स्टाइल है, क्योंकि पूरे दिन हम कोर्ट में रहते हैं, शाम को हम ऑफ़िसेज़ में रहते हैं, फिर हमको रात को भी हर एग्ज़ाम की तरह केसेज़ को पढ़ना होता है नेक्स्ट डे के लिए कि हमारा इम्पोर्टेंट केस लग रहा है तो पढ़ना है। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ़ में कहीं न कहीं आपको जो अदर एक्टिविटीज़ है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बार एसोसिएशंस भी बहुत एक्टिव रहती हैं, आगे से आगे अपनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करती हैं। उसी फ़ेज़ में हमने कहीं न कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट को पिछली बार 2024 में प्लान करा था। एक बॉक्स क्रिकेट जो सबके लिए फ़ीज़िबल होता है, हाँ। जिसमें अगर थोड़ा-सा फ़िज़िकली कोई ज़्यादा फिट नहीं है और उनको भी अगर खेलने का शौक है या पहले वो खेले हैं, तो दे कैन पार्टिसिपेट। तो ओके। हमने उसमें कहीं न कहीं 2024 में प्लान करा और पूरी टीम की मदद से हमने बहुत डिफरेंट फीचर्स उसमें डाले। उसमें एक फीचर हमने ये भी डाला कि फीमेल एडवोकेट्स को भी कहीं न कहीं स्ट्रेंथन मिलना चाहिए, उनको भी पूरा कहीं न कहीं उनका एक पार्टिसिपेशन अच्छे से आना चाहिए। तो हमने टीम सेगमेंट्स में डिसाइड करा कि 2 फीमेल टीम में मिनिमम 2 फीमेल्स विल बी देयर इन द टीम एंड 1 ओवर उनसे कराया जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और ऑनलाइन पूरा हमने प्रोसीजर रखा टीम्स लेने का, तो बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेशन करा। तो दैट वाज़ गुड इवेंट और उस इवेंट का इतना अच्छा रिज़ल्ट था कि इस बार जब हमने उसकी प्लानिंग करी, तो उसमें हमने 36 टीम्स को और इनवाइट करा, वही गूगल फॉर्म्स के ज़रिए करा और इतनी जल्दी टीम्स की एंट्रीज़ हमारे पास आई, तो वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा था। तो क्रिकेट या फिर और अदर स्पोर्ट्स एज़ लाइक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है या ये सब एक्टिविटी या फिर इंडोर में देखें चेस एक्टिविटीज़ है, तो ये सबको कहीं न कहीं एनर्जेटिक वो करती हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर ये स्ट्रेसफुल लाइफ़ को थोड़ा-सा कंफर्टेबल करती हैं। सिंगिंग इज़ आल्सो अ पार्ट इन दैट कि वो लोग यस कुछ सर। सिंगिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और होती रहनी चाहिए। इस बात के लिए हम हमेशा एफर्टफुल रहते हैं।
और इसको हमने एक बहुत अच्छा नॉमेनक्लेचर भी दिया कि एलएलबी बॉक्स क्रिकेट लीगल लेजेंड्स बैच करके, और एक बहुत अच्छा सा उसको डिजाइन करके हमने फ्लोट करा था। इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर दैट। पिछली बार की इवेंट में हमने एक जब हमने उसको अनाउंस करा, तो हमने उसको एक शो कॉज नोटिस के नाम से एक लेटर निकाला, जिसमें से शो कॉज नोटिस में हमने कहा कि ऑल हैव बीन इशूड नोटिसेस Okay. फॉर प्लीज कम एंड प्ले, एंड सो समन्स की और उसकी तरह होता है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी। सर, आपके कीमती समय के लिए और आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे लिसनर्स को आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगे, और इंडिपेंडेंट लीगल एक्टिविस्ट सोसाइटी के इस पॉडकास्ट के लिए आप सभी को थैंक यू, और जल्दी हम एक न्यू एपिसोड के साथ मिलेंगे। मैं आईएलएस की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ को आप आगे बढ़ाते रहे, यूथ को एनकरेज करते रहे, और यूथ से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो फुल एनर्जी के साथ प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएं और अपने करियर में आगे बढ़ें। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर।